हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 100 एमसीक्यू, साथ में एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। आज का पार्ट 2 100 एमसीक्यू है। हमने ऑलरेडी 100 एमसीक्यू पहले भी कर रखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखना, एग्जाम से पहले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 या बीपीएससी 4.0 की तैयारी करने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बेहतरीन तैयारी करने के लिए नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 के सारे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आपको सीरीज चलाई जा रही है टॉप 30 टॉप 50 टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र किसे कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है पैरेटो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है लुइस कोस्कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स वेबर। ऑलरेडी हमने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर पे टॉप 50 क्वेश्चन हमने पहले भी आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि दो टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सामाजिक रचनात्मकता और सामाजिक गतिविधियों में विभाजित किया गया था। पहला ऑप्शन है एफ अल्फ, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है संत साइमन। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे युवा सामाजिक विज्ञान कौन सा है? पहला ऑप्शन है सोसाई, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर जो उपरोक्त में से सभी नहीं है, याद रखिएगा लास्ट ऑप्शन है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है स्टैटिक्स। पहला ऑप्शन है आपका सोशोलॉजी। यहाँ पर हिंदी में आपका जब इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो कुछ आपको वर्ड जो होते हैं मिसकम्प्लीट मिलते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका सोशोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस, थर्ड है इकोनॉमिक्स और फोर्थ है एस्थेटिक्स। तो आपको बताना है कि युवा सामाजिक विज्ञान किसे कंसिडर किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सोशोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने देखा है कि समाजशास्त्र अपनी अत्यंत प्रारंभिक व्यवस्था में है? पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एमिल दुर्किम, मेलनोव्स्की या ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन मनोविज्ञान को एक विज्ञान मानते थे। पहला ऑप्शन है मानवीय संबंध, मानव समाज, मानव व्यवहार या ऑप्शन डी है मानव संपर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक संस्कृति में बड़ी संख्या में दिशा निर्देश होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में आचरण को निर्देश करते हैं। ऐसे दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है? क्या उसे हम वेतन कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, लोकमार्ग कहते हैं या ऑप्शन डी है मोरिस कहते हैं? तो उसे हम नॉर्म्स कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में इसको नॉर्म्स कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है कि एक नॉर्म्स होता क्या है। नॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्रिया के लिए विशिष्ट विकास, समाज की संस्कृति, सामाजिकरण के लिए दिशा निर्देश या ऑप्शन डी है सामाजिक संपर्क के लिए दिशा निर्देश। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिया के लिए विशिष्ट विकास एक नॉर्म्स कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शर्तें लागू कब होती हैं? जब सकारात्मक स्वीकृति हो, या फिर नकारात्मक स्वीकृति हो, या फिर आदेश हो, या ऑप्शन डी
सकारात्मक और नकारात्मक अनुमोदन हो। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानदंड सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से लागू किए जाते हैं। औपचारिक और कानूनी, औपचारिक और अनौपचारिक, सांस्कृतिक, या ऑप्शन डी है औपचारिक और कानूनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, मूल्य एक विश्वास है, कोई चीज मूल्यवान है। पहला ऑप्शन है नैतिक, ऑप्शन बी है समाज में बहुत उत्पादक, या ऑप्शन सी है अच्छा और अच्छा, या ऑप्शन डी संस्कृति। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुड एंड डिजरेबल। ठीक है, दोनों का हिंदी अच्छा अच्छा ही होता है, इसलिए आपको हिंदी में ट्रांसलेट दिखा रहा है अच्छा अच्छा, लेकिन इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, गुड एंड डिजरेबल। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक स्थिति के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वस्तुतः और अधिकार, अधिकार और संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष, या ऑप्शन डी है अधिकार और शर्तें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक स्थिति की प्रतिष्ठा बदल सकती है, स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, कभी नहीं बदल सकती, या ऑप्शन डी है समाज के प्रति बदल सकती है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, समय के अनुसार जो भी आपकी सामाजिक स्थिति होती है, जो भी सोशल पोजीशन होते हैं, वो आपके टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। आपको एक टर्म दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है रोल सेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित को संदर्भित करने के लिए किया गया है। जो रोल सेट होता है उसे किस लिए संदर्भित करने के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अन्य सामाजिक क्रांति के समग्र परिसर से जिसके साथ कोई विशेष सामाजिक स्थिति विशेष रूप से जुड़ी होती है, या फिर ऑप्शन बी है जब किसी विशेष स्थिति के किसी विशेष व्यक्ति को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाता है तो सामाजिक स्थितियों पर आसीन व्यक्तियों को कुल संख्या से, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश वो व्यक्ति है जिसे चर्चा में संदर्भ बिंदु के रूप में लिया गया है। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, सेकेंड ऑप्शन है ईद, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में या फिर सीटेट में, ईद ईगो और सुपर ईगो। अहंकार को इंग्लिश में बोलते हैं ईगो, और सुपर ईगो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति है जिसे चर्चा के संदर्भ में बिंदु के रूप में उसे लिया जाता है। तो याद रखिएगा उसको कहा जाएगा ईगो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला ऑप्शन है सहयोग अप्रिय संबंध सद्भाव और अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, या ऑप्शन बी समायोजन पर एक दूसरे के बिना हस्तक्षेप के सहन करने की स्थिति होती है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बहुविवाह एक ऐसा शब्द है जिसमें लिबरेट और सोरोडेट दोनों शामिल हो, अंत विवाह और एक्सटर्नल विवाह शामिल हो, या ऑप्शन सी बहुविवाह और बहुपतित्व वाला विवाह हो, या ऑप्शन डी क्रॉस कजिन विवाह और समांतर कजिन विवाह। तो क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने देखा होगा जो एक इंसान एक से ज़्यादा शादी करता है उसे कहा जाता है बहुविवाह, और जब एक लेडीज या कोई फीमेल एक पति से ज़्यादा पति से शादी करती है उसे कहा जाता है बहुपतित्व। जो एक वाइफ के 5-6 हस्बैंड हो, जैसे कि आप पांडु को बोल सकते हो बहुपतित्व, तो ऐसे इंसान को बहुपतित्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि 1929 का शारदा अधिनियम क्या है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था
कि 1929 का शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 1929 का शारदा एक्ट लाया गया था। ऑप्शन बी। कौन मानता है कि विवाह परिवार में निहित है, ना कि परिवार ब्याह में? आपसे स्टेटमेंट से हमेशा आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वेस्टर्न मार्क। विभिन्न समाजों की विवादों प्रणाली का महत्वपूर्ण अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? रेड क्लिफ ब्राउन के चल, मालनोस्की, माडाक या ऑप्शन डी या फ्रेजर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि किसे किसे दहेज देना होगा। मतलब दहेज कौन देता है आपको ये बताना है। पत्नी से पति, पति से पत्नी, दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे को, या ऑप्शन डी है दूल्हे के पिता द्वारा दुल्हन को। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताना है कि जो डॉरी होती है वो किससे कौन पे करता है। तो आपने मैक्सिमम जगह देखा होगा, जो पति होते हैं, ठीक है, जो आपके लड़के होते हैं वो लड़कियों से दहेज लेते हैं, जो कि आपका गलत है, ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर लड़की वाले लड़कों को शादी करने के लिए दहेज देते हैं। जैसे कि आप आपने देखा होगा पुणे साइड में, मैंने सुना था, जो मुंबई में पुणे है वहाँ पर लड़के शादी करने के लिए लड़कियों से, लड़के वाले लड़की को पैसे देते हैं उनकी फैमिली को शादी करने के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो हर जगह हर समाज में अलग अलग नियम है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ मेजोरिटी आपको जो लड़के वाले होते हैं वो दहेज देते हैं लड़कियों से, जो कि एक गैर कानूनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निजी संपत्ति से क्या होता है? मानवीय मूल्य का विनाश, भौतिकवाद, असमानता या ऑप्शन डी इसमें गुण भी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बाजार विनिमय निर्धारित कीमतों पर वस्तुओं का विनिमय क्या होगा? पहला ऑप्शन है राजनीतिक हुक्म, युद्ध और शांति जैसी सामाजिक स्थिति, मांग और आपूर्ति के नियम, या ऑप्शन डी है लेसेस फेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो वस्तु विनिमय होता है वो विनिमय एक राय क्या है? तो पहला ऑप्शन है सेवा के बदले सेवा, माल के बदले माल और माल के लिए सेवा। ये तीनों नियम होते हैं किसी भी वस्तु का सर्विस को गुड प्रोवाइड करने के लिए। ये तीन नियम एक्सचेंज के लिए माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो इसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3, केवल 3 या केवल 1। तो मैंने आपको बताया था तीनों नियम किसी भी सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बीपीएससी में ऑप्शन ई दिया गया हो एक से अधिक, तो आप ऑप्शन ई को टिक आउट करना, एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि जजमानी प्रणाली वस्तु के बदले सेवा या सेवा के बदले सेवा का विनियम क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके सोशियोलॉजी में कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट दिए गए हैं, आप जाकर सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया। आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो हर जगह यूट्यूब पे या किसी भी पब्लिकेशन बुक में आपको हर कोई कराता है, वही क्वेश्चन आपको सेम हर यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन मेरी कोशिश है जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को टच करना, और जो पिछले बार आपके एग्जाम में टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे उस टॉपिक से सब कुछ कवर करना। तो इसलिए आपके नज़र में क्वेश्चन जो है काफ़ी नए हो सकते हैं, लेकिन आप जाकर सिलेबस को आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। तो इसलिए कोई नया क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो उससे आपको बोर नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप इसको टिक आउट नहीं कर पा रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ और क्या आप पढ़ रहे हो, या फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ हफ्ते भर बाकी है, तो किसी को कुछ नहीं पता कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ ले जाए। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी सिलेबस में आपका टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो सारे टॉपिक्स को टच कर देना। अगर एग्जामिनर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे तो ऐसा ना हो कि आपने प्रैक्टिस ना किया हो। तो मेरी कोशिश है कि सिर्फ
ये 6 से 7 दिन में जो भी आपके पेपर का टाइम बचे हुए हैं, उसमें आपके सारे टॉपिक को कवर करना। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, बस मेरी यही कोशिश है। इसलिए इस कोशिश के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो, तो आप लोग के लिए ऐसे ही डेली बेहतरीन क्वेश्चन और जितने भी डीप क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछली बार या आने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएँ जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने मिले। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसे ही बेहतरीन एमसीक्यू बनाने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 है, अर्थव्यवस्था सदैव गैर मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप तो पहले वीवीए क्वेश्चन टेक आउट कर लेना और बताना है कि रूपांतरित अर्थ में भारत के ग्राम समुदाय उन राजवंशों की सीमाओं के कई वर्ष आगे थे जिन्होंने बहरे शहरों पर शासन किया। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है जो कि आपके जीएस घुरिये के द्वारा दिया गया था। आपने नाम सुना होगा, जीएस घुरिये, जो कि एक काफ़ी फेमस सोशलॉजिस्ट है जिन्होंने समाजशास्त्र के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। तो पहला ऑप्शन है एसीसी दुबे, तो जो कि नहीं होगा। एमएनएस श्रीनिवास, ऑप्शन सी है विल्डमैन, और ऑप्शन डी है जीएस घुरिये। तो यार नाम याद रखिएगा, जीएस घुरिये का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसने ग्रामीण क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण शुरू किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड मेयो, या ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारत में गांवों के बसावट स्वरूप के में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? रिश्तेदारी, जाति, धर्म, या ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किनशिप। एक आपका होता है रिलेशन, और एक आजकल मॉडर्न एक वर्ड चल रहा है किनशिप, ठीक है, इसका नाम याद रखना। इसका भी मतलब होता है रिश्तेदारी, ठीक है। तो जो एक नया वर्ड आप सीख सकते हो, किनशिप मतलब होता है रिलेशन, जो कि आपके रिश्तेदारी में जो भी होते हैं उन्हें आप किनशिप बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक को राजनीति के साथ पहचानना सबसे बड़ी भ्रांति का कारण माना जाता है। जो राज्य या समाज को किसी भी समझ को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था, आपको ये बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 30, किसने शक्ति को अपने उद्देश्य के अनुरूप दूसरों के व्यवहार का निर्धारण करने के रूप में वर्णित किया है? क्या वो टी पार्सन थे, डब्ल्यू मूरे थे, एम वेबर, या ऑप्शन डी है के डेविस। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सरल समाज में राजनीतिक संस्थाएं किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं? तो आपको पता होगा, शासक के जो भी आपके सर्वोच्च हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुपरमेसी ऑफ द रूलर, कोई भी सबसे घर में आपकी मम्मी या फिर जिसका हुक्म चलता होगा, तो उसके राजनीतिक संस्थापक जिसका सबसे हेड पे जो होते हैं, उसको कहा जाता है शासक की सर्वोच्चता, जिसे सुपरमेसी ऑफ द रूलर कहा जाता सकता है, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्क को जीवन की प्रक्रिया में व्यक्ति की स्थिति में परिभाषित किया जाता है। उपभोग में, उत्पादन, वितरण, या ऑप्शन डी है तकनीक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, मार्क्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहली बात, जो आपका सोशियोलॉजी का जो सिलेबस आपके बिहार स्टेट या बीपीएससी आयोग द्वारा बनाया गया है, उसे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी सा बना दिया हुआ है। मतलब उन्हें, जैसे कि आपका दूसरे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उनको उतने नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, टॉपिक को पूरा क्लियर करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेंदी सिलेबस कवर कर दिया, जो पता भी नहीं चलता कि आखिर ये टॉपिक्स इतने लाए कहाँ से हैं। मैंने बहुत सारे स्टेट का, बहुत सारे ऐसे जो ग्रेजुएशन या पीजी लेवल का या फिर आपका यूजीसी नेट का सिलेबस देखा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपका स्टेट का और बीपीएससी का सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया हुआ है। उनको थोड़ा-सा सिलेबस को मॉडिफ़ाई करना चाहिए
और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड कम करना चाहिए। उनको साफ-साफ सिलेबस को टॉपिक मेंशन करना चाहिए। उन्होंने मुझे लगता है कि सारे स्टेट, सारे जितने भी सोशियोलॉजी कहीं भी एग्ज़ाम होते हैं, उन्होंने कॉपी और पेस्ट कर दिया है। उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया अपने सिलेबस को बनाने में। जहाँ से भी जितने पॉइंट मिले, सारे पॉइंट को उन्होंने कॉपी कर पेस्ट कर दिया है। इतने टॉपिक्स अगर आप डिटेल क्वेश्चन करने जाओ, बहुत बड़ा आपका सिलेबस बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जो कि उसकी तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम 1 से डेढ़ साल का टाइम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट के जैसा इसको भी थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके टॉपिक्स को थोड़ा-सा एक्सपेंड करना चाहिए और जो पॉइंट है उसे कम करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब सिलेबस देखता हूँ आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए, तो मुझे खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं क्वेश्चन क्या छोड़ूँ, क्या पकड़ूँ? क्योंकि हर एक टॉपिक्स इतने लेंथी और इतने कॉम्प्लिकेटेड है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो इसलिए आप लोग भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाता है, तो आप लोग टॉपिक्स का नाम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, जिस पे हम मुझे भी थोड़ा-सा आपकी हेल्प मिले और मैं ज़्यादा उस टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ और आप लोग के लिए जल्दी से क्वेश्चन बनाकर और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर पाऊँ। क्योंकि मुझे सब कुछ फाइंड करने में ज़्यादा टाइम मुझे वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से मैं डेली आपको 2 वीडियो दे नहीं पाता हूँ, 1 ही वीडियो दे पाता हूँ, वो भी 100 क्वेश्चन का। अगर आप थोड़ा-सा कोऑपरेट करते हो, क्वेश्चन को आप टॉपिक्स फाइंड करते हो, टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करते हो, तो मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन को डिलीवर कर पाना। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उत्पादन के संबंध में स्थिति उत्पादन के वर्ग का संकेत प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। ये समझने के लिए किसान गरी के त्योहार में संस्कृतिकरण इतनी लंबी लाइन में इतनी छोटी दूरी तक क्यों पहुंचा, सभ्यता की प्राथमिक या अंतर्जात प्रक्रिया की अवधारणा उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करती है। परिभाषा के अनुसार एक अंतर्जात सभ्यता वो है जिन्हें समान परंपरा और सार्वभौमिकरण प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा ये दिया गया है। पहला ऑप्शन है मिल्टन सेंगर, ऑस्कर लुइस, मैकिम मैरियट या ऑप्शन डी है एसएससी दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्या होता है आपको बताना है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यूरोपीय समाजों में व्यापक परिवर्तन हुआ, या ऑप्शन बी एक अनोखी घटना, या ऑप्शन सी है एक प्रक्रिया परिवर्तन के रूप में एक पैटर्न को दर्शाती है जो कि अतीत में हुआ था और भविष्य में अन्य समाजों में दोहराए जाने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थोड़ा क्वेश्चन को हम फास्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका और अभी तक हमने टोटल 36 ही क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट किए हुए हैं। क्वेश्चन 36 है, जैसा कि लोबी ने बताया कि निम्नलिखित में किसके पास समिति आधार पर संपत्ति थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, युगांडा का डाहोमी। कृषि समाज के उदय के साथ क्या हुआ था? तो जो भी कृषि समाज है उनके साथ आपका मंदिर देवताओं का स्थान बन जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन से गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक समूह और संस्थाओं सहित जनसंख्या और सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है? क्या सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक आंकड़िकी या सामाजिक शारीरिक रचना, या ऑप्शन डी आपका सामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रवासन, जिसे आप इंग्लिश में इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान द्वारा किसी जनजाति का अनुसूचित जनजाति के रूप में कौन उसके निर्देशित करने का अधिकार होता है? तो सब कुछ अधिकार आपको मिला है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। ग्रामीण गुजरात में अनटचेबिलिटी किसके द्वारा लिखी गई थी? जो कि काफ़ी एक फेमस बुक है, अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात, जो कि लिखी गई थी आपके आईपी देसाई के वजह से।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ग्रामीण गुजरात में अनटचेबिलिटी बुक आईपी देसाई के द्वारा लिखी गई थी। इसे आप याद रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, दुर्खिम ने समाज को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक और जैविक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। उस लेखक की पहचान करें जिसने धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से खुद को जोड़ा था। क्या वो कार्ल मार्क्स थे, मैक्स वेबर थे, एमिल दुर्किम थे, या ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 44, एक सप्ताह में चावल की एक बैग की कीमतें आपको इतने सारे नंबर वैल्यू थे, उसकी राइट आंसर क्या होगा? जब आप आंसर फाइंड करोगे तो आपका वैल्यू 70 निकल के आएगा, ऑप्शन बी। फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है। नव वस्तुओं के माध्य 16 है। आपने देखा होगा, आपसे मीन और मीडियन एक टॉपिक आपको ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है, उसी से ये सवाल पूछा गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 क्वेश्चन रखे थे इस पैटर्न पे। आपको बताना है कि 9 वस्तुओं का माध्य 16 है, तो एक और मान जोड़ा जाए तो उसकी माध्य 17 हो जाती है। तो 10वीं वस्तु की मान क्या होगी, आपको ये बताना है। तो जब आप इसको आंसर फाइंड करोगे, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, आपकी आएगी 26, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से दिए गए क्षेत्रों की कुल प्रजनन दर को घटते क्रम का सही क्रम है। तो आपको इसमें सही घटते क्रम चुनना है, जो कि है दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, प्रशांत देश और CIS बाल्टिक देश, ऑप्शन बी। उत्तर भारत में ग्राम वायु विवाह की व्यापकता निम्नलिखित में किस अत्यधिक परस्पर संबंधित करके उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा, आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है आपका जातिगत अंत विवाह, ऑप्शन बी है स्थानीय काल्पनिक रिश्तेदारी, ऑप्शन सी है सगे संबंधी समूह की क्षेत्रीय स्थिरीकरण, या ऑप्शन डी है गोत्र। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, कोड आपको पहचान करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किससे स्थिति, पहला ऑप्शन है पुजारी, ऑप्शन बी है सैनिक, पति, या ऑप्शन डी है आपका डी। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये आपका इनकम्प्लीट है, तो पता नहीं चल रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में उस शब्द की पहचान करें जिसका प्रयोग मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में नहीं किया है। ध्यान से यहाँ से देखिएगा, आपसे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्य अभिविन्यास, जिसे आप वैल्यू ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार वस्तु का अर्थ ठोस या अमूर्त है। पहला ऑप्शन है वस्तु में जन्मजात, संस्कृति में मौजूद, वस्तु को संभालते वक्त व्याख्यात्मक प्रक्रिया में उभरना, या ऑप्शन डी है कार्रवाई पूरी करने से पहले अभिनेताओं द्वारा निर्मित। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि परमाणु परिवार की अवधारणा किसने दी है। तो याद रखिएगा, एटोमिस्टिक फैमिली की अवधारणा आपके जिमरमैन ने दिया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके रीजन से, इस पैटर्न पे आपके पिछले बार एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा धर्म दोष नहीं है। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म व्यक्तिगत दुख की व्याख्या करता है और व्यक्तित्व को एकीकृत करने में काफी मदद करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद वाक्यांश किसने करा था। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर, मैक्स वेबर, लेफ्टर एस फॉर्ड, या ऑप्शन डी है WIM थॉमस। देखो इस प्रैक्टिस सेट में आपका थोड़ा क्वेश्चन को लेवल मैंने मॉडरेट रखा है,
क्योंकि हमने पहले भी ईज़ी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन हमें सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मॉडरेट टू हाई मिलेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होना है, आपको कोशिश करनी है क्वेश्चन को आंसर बताने की। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अगर आते भी हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आपको ईज़ी से लेकर हाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जिससे आपकी तैयारी ओवरऑल 100% तैयारी कंप्लीट हो। कैसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ले, चाहे ईज़ी, चाहे मॉडरेट, चाहे हाई, आप उसका आंसर बता पाओ, यही है मेरी कोशिश है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर। एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सामाजिक अंतःक्रिया की तुलना आप किससे कर सकते हैं? व्यवहार से, संघर्ष से, मानव अंग से या ऑप्शन डी है नाट्य भूमिकाएँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा किस शोध तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा? तो क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। कैनेथ और मेमी क्लार्क ने समाजशास्त्रीय शोध का उपयोग करके दिखाया कि जो पृथक्करण होती है, जो सिगरेशन होता है, वो क्या होता है। वो बेनिफिशियल होता है या फिर आपका हार्मफुल होता है, इलीगल होता है या कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जो भी आपके सिगरेशन होते हैं, वो समाजशास्त्री की नज़र से आपका हार्मफुल होता है, मतलब हानिकारक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है, क्योंकि वो क्या सीखते हैं। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसमें साक्षात्कार तकनीक, इंटरव्यू टेक्निक, अप्लाई स्टैटिक्स, जनरेट थ्योरी, ये सब कुछ सिखाया जाता है आपके एक सोशियोलॉजी में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटमेंट से सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव स्वभाव का प्रसिद्ध विश्लेषण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो नाम याद रखिएगा जो कि काफ़ी फेमस नाम है, अरास्तू। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अरास्तू। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक विज्ञानों में सबसे नया विज्ञान किसे माना गया है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपके बी होगा, समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में सबसे नया विज्ञान माना गया था, ऑप्शन बी को। पहला पश्चिमी दार्शनिक जिसने समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया और जिसे इतिहास का समाजशास्त्र भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन तो आप रट्टा मार लेना, 100% ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और नाम याद रखिएगा, अगस्त कॉम्टे का। अगस्त कॉम्टे से ऑलरेडी हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर अटेम्प्ट करना। अगस्त कमते से आपके सिर्फ एक टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटेम्प्ट करना, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किससे पता चलता है? पहला ऑप्शन है समाज का विज्ञान, सामाजिक संबंधों के रूप का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विशेषता कौन सी है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इट्स एम्पिरिकल, ऑप्शन ए। समाज की उत्पत्ति के बारे में पितृसात्मक और मातृसात्मक सिद्धांतों का मानना है कि समाज का उदय निम्नलिखित परिणाम स्वरूप हुआ था। सामाजिक अनुबंधन, परिवार का विस्तार, ऑप्शन सी है कई कारकों का एक साथ विकास, या ऑप्शन डी है क्रूर बल का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, परिवार का विस्तार। सामाजिकरण मनुष्य को दूसरों के साथ संबंध में लाता है, जबकि डैश उसे स्वायत्त और आत्मनिर्णय लेने वाला बनाता है। तो क्वेश्चन 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिकरण, जिसे आप इंडिविजुअलाइजेशन कहते हो, ऑप्शन सी। समाज एक प्रणाली है। तो आप बचपन से नहीं, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, जो आपका समाज है एक तरह का प्रयोग और प्रक्रिया है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में कौन-सा तत्व व्यक्ति की समाजीकरण प्रक्रिया में बुनियादी भूमिका नहीं निभाता है? ध्यान से क्वेश्चन से पढ़िएगा, इसमें आपको नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मी, क्योंकि आर्मी जो होते हैं वो आपके समाजीकरण में नहीं रहती है, समाज में नहीं रहता, इसलिए आपके समाजीकरण में कोई इनकी भूमिका नहीं होती है। लेकिन यही आपको समाज को बचाते हैं, लेकिन समाज में नहीं रहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मैकाइवर के समाज के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो क्वेश्चन 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, समाज में लोगों को एक दूसरे से काफ़ी निकट रहना चाहिए, ऑप्शन बी। समाज के बारे में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि पहला ऑप्शन है समाज ईश्वर की कृति है, समाज शक्ति का परिणाम है, समाज का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन डी समाज धीरे-धीरे और लगातार विकसित हुआ है। तो क्वेश्चन 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोसाइटी इज हैंडी वर्क ऑफ गॉड, ऑप्शन ए। समाज निम्नलिखित में मदद करता है। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक तनाव का नियमित करना समाज मदद करता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अपनाकर मनुष्य स्वयं को विषय के साथ वस्तु भी मानने लगता है। ये दृष्टिकोण डैश से संबंधित हो सकता है। क्या वो सिगमंड फ्राइड से हो सकता है, मीड से हो सकता है, कूली से हो सकता है, या ऑप्शन डी मैकाइवर से हो सकता है? तो नाम याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीड। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा एक समुदाय में लाने के लिए जिम्मेदार का मुख्य कारण नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक मतभेद। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोशियोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 5 पढ़ा होगा आपने, तो जो आपका स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आप इसका आंसर से आसानी से बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ईद जो होती है वो काफ़ी अनियंत्रित भावनाओं का अंग है, जो कि आपका ईगो है, ठीक है, और आपका सुपर ईगो। ये तीन चीज़ें, ईद, ईगो और सुपर ईगो, जो कि ईद काफ़ी अनियंत्रित भावनाओं का अंग है, जबकि सुपर ईगो आपके तर्क से, आपके लॉजिकल से कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया था। फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट संस्था के संबंध में सत्य नहीं है। तब तक आप इसका आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आधारभूत कार्य में सुधार करता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट संघ के लिए सत्य है लेकिन संस्था के लिए गलत है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मानवीय पहलू है का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में एक को चुनें जो कि समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। समुदाय और समिति से मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ कल, 1 से 2 दिन पहले, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से, समुदाय और समिति से 4 से 5 सवाल आपके पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत हित। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में कौन सा एक निश्चित रूप में सामाजिक संस्था का कार्य नहीं करता है? आपके पास 5 ऑप्शन है, पाँचों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिकता और सदाचार लागू करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, फिर से आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आपका बीपीएससी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो जैसे ही आपका स्टेट का एग्जाम खत्म होता है, बीपीएससी वालों के लिए मैं 5 ऑप्शन के क्वेश्चन को रेडी कर रहा हूँ, जिससे आपका भी बेटर प्रैक्टिस हो पाए अपने एग्जाम के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी संस्था का प्रकट कार्य कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है अस्थिर, असंगठित, अनियोजित या अप्रत्याशित, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अनप्लान्ड। सामाजिक संस्थाएं किसी संस्कृति का हृदय होती है और किसी समुदाय की संस्कृति निस्संदेह उसका गौरव होती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कि आपके मैकाइवर द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन समुदाय के लिए सत्य है लेकिन संस्था के लिए नहीं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपका रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा कथन संस्था के लिए सत्य है लेकिन समुदाय के लिए नहीं? फिर से आपका क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें आपका लैंग्वेज जो ऑप्शन है आपको अलग दिया गया है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन आपका इसमें चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसकी कोई स्वतः स्फूर्त उत्पत्ति नहीं मानी जाती। इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन संघ के लिए सत्य है लेकिन संस्था के लिए? देख रहे हो आप, क्वेश्चन एक है लेकिन ऑप्शन कितने सारे हैं, चेंज करके दिए जा रहे हैं, जिससे आप एक अगर रट्टा आप मारते हो, समझते नहीं हो, तो आप हर क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम दे रहा है लेकिन ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन को चेंज कर दे रहा है। तो क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें तर्क कम होता है और हर धार्मिकता अधिक मानी जाती है। ऑप्शन बी। फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन संस्था के लिए सत्य है लेकिन संघ के लिए गलत है? तो क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सदस्यों के लिए इसके नियमों को एक्सेप्ट करना अनिवार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, आपको बताना है कि निर्जातिवाद की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है 12 समूह, द्वितीय समूह, आउट ग्रुप, या ऑप्शन डी है इन ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 84, जब लोगों का एक समूह समाज के पुराने साधनों और लक्ष्यों को नए साधनों और लक्ष्यों को बदलने का डिसीजन लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे नवाचार कहते हैं, कर्म कांड कहते हैं, एकांतवास, या ऑप्शन डी है विद्रोह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्रोह। यह शुद्धता और अपवित्रता के सिद्धांत पर आधारित एक अंतर्विवाह समूह है। इसका समूह को क्या कहा जाता है? तो इस समूह को हम बैंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, समुदाय का सबसे छोटा प्रादेशिक समूह जो सामाजिक जीवन के सभी पहलू को सम्मिलित कर सकता है, आप इस कथन का श्रेय आप किसे देते हो? तो इस कथन का श्रेय आप के डेविस को देते हो। ऑप्शन बी। और आपके पास 14 क्वेश्चन बचा है, तो बस इसी एनर्जी से लास्ट तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि मुझे पता है सारे क्वेश्चन आप पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसमें आप सही आंसर बता नहीं पा रहे होगे। लेकिन जब आप नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, जब आप देखते हो, तो फिर अगली बार जब भी ऐसे सवाल आपके पेपर में या फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप बता पाओगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक अच्छी सामाजिक संरचना में प्रत्येक समूह और संस्था के ये अपेक्षा की जाती है कि विशिष्ट कार्य हो। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए स्पेसिफिक फंक्शन। सामाजिक संबंधों का मूल कारण क्या है और सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाने में मदद करता है? तो क्वेश्चन 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कार्रवाई, जिसे आप इंग्लिश में एक्शन के नाम से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 89, किसी पद पर आसीन व्यक्ति से अपेक्षित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा, भूमिका, अपेक्षाएं। ऑप्शन डी। वेबर के अनुसार करिश्माई अधिकार क्या है? तो वेबर के अनुसार सबसे करिश्माई अधिकार सबसे अस्थायी माना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री का मानना था कि सामाजिक संरचना के घटक मानव है। संरचना स्वयं व्यक्ति के बीच संबंधों की व्यवस्था है जो सांस्थागत रूप से परिभाषित और बेनियमित मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन,
क्रोवर या ऑप्शन सी है हटन या ऑप्शन डी है दुर्गेम। तो क्वेश्चन 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक क्रिया की संरचना किसके द्वारा लिखी गई थी? इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इज रिटन बाय पार्सन्स, ऑप्शन सी। डैश में संरचनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा मानव सार्थक इरादे बनाते हैं और उन्हें ठोस स्थितियों में लागू करते हैं। तो क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एक्शन। पार्सन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण खंड के रूप में डैश को लेते हैं। एक पहला ऑप्शन है एकीकरण, ऑप्शन बी है कार्रवाई, आवश्यकता प्रवृत्ति या ऑप्शन डी है मूल्य उन्मुखीकरण। तो याद रखिए क्वेश्चन 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एक्शन। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था एक डैश है। तो याद रखिएगा पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था एक विश्लेषणात्मक वैचारिक ढांचा है जिसे आप एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। सोशल सिस्टम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपने पढ़ा होगा सोशल सिस्टम जो कि ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया गया होगा। आपको बताना है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। नाम याद रखिएगा पार्सन्स का, ऑप्शन बी। पार्सन्स ने डैश को सामाजिक व्यवस्था के मौलिक एकीकृत तंत्र के रूप में मान्यता दी है। तो क्वेश्चन 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विश्वास प्रणाली के मोक्षक का अर्थ क्या माना जाता है? तो क्वेश्चन 98 का राइट आंसर होगा बेहतर जीवन के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदू विश्वास प्रणाली के आत्मा के स्नातर का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मृत्यु के बाद सब नष्ट हो जाता है। और आज क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समाज में विश्वास प्रणाली क्या होती है। ऑप्शन बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाना में काफ़ी ज़्यादा हमें एफर्ट लगती है, प्लस रिकॉर्डिंग करने में यहाँ तक मेरा मुंह दुख जाता है, क्योंकि मैंने इतनी लंबी सीरीज कभी नहीं ली और ना ही मैं इतना कभी बोलता हूँ। आपने कभी भी मुझे आपने तो पहले मुझे देखा भी नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना बोलना पसंद नहीं है, ना ही मैं इतना कभी आज तक कभी किसी से बोला हूँ। लगातार 40-45 मिनट 1 घंटे तक बोलते रहना कभी भी मेरी हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं लगातार 45 मिनट का 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सारी कोशिश, सारे तमाम जो भी एफ़र्ट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, मेरे तरफ से 100% आपको दिए जाएँगे। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और रियली मेरा काफ़ी मुँह दुख चुका है, मुझे बोलने का अभी तक बिल्कुल अंदर से हिम्मत नहीं कर रहा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल संघर्ष को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी। अगले वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो? अगर आप लोग 3-4 टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हो, तो 3-4 टॉपिक्स को मिक्स करके मैं टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए ला सकता हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वीडियो, और आप भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे सिलेबस जो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक के नाम आप सजेस्ट कर सकते हो। तो ये रहा आज का टॉप 100 बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मॉडरेट टू हाई लगे होंगे, लेकिन यकीन मानो आपको हर तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे ईजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई हो। आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे प्रैक्टिस, जिससे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, आपको बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएँ, मेरा यही प्रयास है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो आप ले सकते हो सिर्फ 251 में, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी जो मोस्ट सीरीज चलाई जा रही है टॉप 30 टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।